हेलो दोस्तों, एमआरके ऑफिशियल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उसके आगे वाले पोर्शन को देखेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था भारत पर ईरानियों यानी पारसियों का आक्रमण समाप्त हो गया था। पारसी के प्रभुत्व को, पारसियों के अस्तित्व को, पारसियों के क्षेत्र पर सिकंदर हमला कर देता है, सिकंदर जीत लेता है। पारसी का लास्ट शासक कौन था? अंतिम राजा दारा तृतीय को सिकंदर ने 330 ईस्वी में ओरोवेला के युद्ध में उसे पराजित करके उसके संपूर्ण क्षेत्र पर सिकंदर अपना आधिपत्य जमा लेता है। तो फिर सिकंदर का भारत पर आक्रमण होगा। दूसरा आक्रमण भारत पर यूनानी का। पहला आक्रमण किसका था? ईरानी का। दूसरा यूनानी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनानी का आक्रमण। यूनानी आक्रमण। यूनानी का आक्रमण करने वाला कौन था? सिकंदर। सिकंदर दरअसल यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का था। यूनान में एक शहर है जिसका नाम है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया। मैसिडोनिया का राजा था, उसका नाम था फिलिप द्वितीय। क्या नाम था? फिलिप द्वितीय। सिकंदर इसी फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर फिलिप द्वितीय का पुत्र था। पुत्र कौन था इसका? सिकंदर। जब फिलिप द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो उस समय सिकंदर की आयु मात्र 20 वर्ष की होती है। और फिलिप द्वितीय यानी सिकंदर की पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की आयु में सिकंदर मैसिडोनिया का राजा बन बैठता है। और मैसिडोनिया का राजा बनने के बाद बचपन से तो साहसी था ही, बचपन से तो वीर था ही। एक बात और बता दें कि सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु का काफी प्रभाव सिकंदर पर पड़ा। अब गुरु है तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। गुरु का प्रभाव चेला पे नहीं पड़ा तो फिर गुरु चेला का, गुरु शिष्य का अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा। तो सिकंदर का काफी प्रभाव था अरस्तु की तरफ से। और यह 20 वर्ष की अवस्था में मैसिडोनिया का राजा बन बैठता है और भारत में जीतने के लिए, भारत पर आक्रमण करने की योजना को धीरे धीरे बना रहा था। उसी क्रम में यह एशिया माइनर को जीतते हुए, एशिया माइनर है और कई कई क्षेत्र हैं, इन्होंने उसको जीतते हुए भारत भूमि की ओर अपनी विशाल सेना लेकर कदम बढ़ाते हैं। एशिया माइनर है, बैक्टेरिया है, बेबीलोन है। क्या कहा हमने? एशिया माइनर है, बैक्टेरिया, बेबीलोन। इन सारे क्षेत्र को जीतते हुए ये भारत की ओर आते हैं और इन सारे क्षेत्रों को जीतने के क्रम में लास्ट में आता है, इसका सामना हो जाता है दारा तृतीय से, जो हम पिछले पढ़ा चुके हैं। 330 ईस्वी में दारा तृतीय को यह बुरी तरीके से पराजित करके उनके सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है अपना। दारा तृतीय का अस्तित्व खत्म कर देता है। 326 ईस्वी में, इसके बाद 326 ईस्वी में ये भारत पर आक्रमण करने के लिए अपनी विशाल सेना को लेकर अग्रसर होते हैं, आगे की कदम बढ़ाते हैं। और इस क्रम में यह कई क्षेत्रों को भी जीता। जैसे 326 ईस्वी में जब ये भारत भूमि की ओर बढ़ते हैं तो अपनी यात्रा का प्रारंभ ये कहाँ से करता है? बल्ख से। बल्ख से अपनी यात्रा का प्रारंभ करता है और बल्ख को जीतते हुए उसके बाद काबुल पहुंचता है। बल्ख, काबुल। बल्ख से यात्रा प्रारंभ करके काबुल को जीतते हुए भारत की ओर आते हैं। और भारत की ओर आने के बाद बल्ख से काबुल पहुंचा और भारत का जो नजदीकी प्रदेश था, और काबुल को जीतते हुए यह हिंदू कुश पर्वत तक आ जाता है। कहाँ तक आ जाता है? हिंदू कुश पर्वत तक आ जाता है। और हिंदू कुश पर्वत आने के बाद यहाँ पर भारत का जो नजदीकी प्रदेश था उसका नाम था जलालाबाद। जलालाबाद को निकैया भी कहा जाता है। हिंदू कुश पर्वत आने के बाद यहाँ पर भारत का निकटतम प्रदेश, निकटवर्ती प्रदेश का नाम था जलालाबाद। जलालाबाद को ही बोला जाता है निकैया। निकैया में इसको तक्षशिला का एक राजा था, आम्भी। कौन था? तक्षशिला का एक राजा था, आम्भी। आम्भी अपनी दल के साथ, अपनी टीम के साथ सिकंदर से आकर के मिलते हैं यहीं पर जलालाबाद में या फिर निकैया में। और आम्भी यहाँ पर सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कहता है। भारत पर आक्रमण करने में इसको मदद करता है, इसकी सहायता करता है, इसे और उत्साहित करता है कि आओ भारत को लूट के जाओ। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? गद्दार ही कहेंगे। तो ऐसे ऐसे गद्दार, भारत के सबसे पहला गद्दार, पहला देशद्रोही इसी आम्भी को कहा जाता है, जो तक्षशिला का राजा था,
जिसने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। आम भी तो प्रोत्साहित किया ही, यहाँ पर एक और व्यक्ति आ जाते हैं, उनका नाम है शशिगुप्त। क्या नाम है? शशिगुप्त। शशिगुप्त भी आते हैं, सिकंदर के साथ मिलता है और सिकंदर को यह भी भारत पर आक्रमण करने के लिए काफी प्रोत्साहित करता है। तो आम्भी और शशिगुप्त से सिकंदर इतना प्रभावित हुआ, इतना मोटिवेट हुआ भारत पर आक्रमण करने के लिए कि उसकी योजना में 4 चांद लग गई। आम्भी और शशिगुप्त काफी हिम्मत दिया सिकंदर को, तुम आओ भारत पर आक्रमण करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी दिक्कतें होगी हमसे बताओ, हम तुमको बताएंगे हर रास्ता, कहाँ क्या है, कैसे करना है। बाकी सिकंदर तो माफिया था ही, माफिया डॉन के सामने अगर थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिल गया आम्भी और शशिगुप्त का, तो यह बिल्कुल उत्साहित हो गया और अपनी सेना का नेतृत्व ये 2 टुकड़ियों में करा। क्या करा? जब ये दोनों से मोटिवेट होकर भारत पर आक्रमण करने के बारे में सोचता है, आक्रमण अपनी सेना को लेकर भारत की ओर आगे बढ़ता है, उस क्रम में ये अपनी सेना को 2 टुकड़ियों में बांट देता है। क्या करता है? अपनी सेना को 2 टुकड़ियों में बांट देता है और 2 तरफ से सेना को भेजता है, ताकि दोनों तरफ से भेजेंगे, बीच से घेर लेंगे। एक तरफ जो सेना का नेतृत्व कर रहा था, सिकंदर खुद कर रहा था। सेना की पहली टुकड़ी का नेतृत्व सिकंदर खुद कर रहा है और ये स्वात घाटी होकर भारत भूमि की ओर अपना कदम बढ़ाता है। और दूसरे सेना की दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व हेफस्तियान और पर्डियस, ये इनकी सेना अध्यक्ष हैं। क्या नाम है? हेफस्तियान, एक साथ में और था पर्डियस। हेफस्तियान और पर्डियस के नेतृत्व में अपनी सेना की दूसरी टुकड़ी को खैबर दर्रे से भेज देता है। किधर से भेज देता है? खैबर दर्रे से। सेना की 2 टुकड़ियों को ये बनाया, पहली टुकड़ी का संचालन खुद किया और स्वात घाटी होकर भारत की ओर अग्रसर हुआ, भारत की ओर कदम बढ़ाया। और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व हेफस्तियान और पर्डियस के नेतृत्व में सौंप दिया, बोला कि तुम खैबर दर्रे से होकर के बढ़ो, हम स्वात घाटी से होकर के आ जाते हैं। इस तरीके से यह अपनी सेना का संचालन करते हुए भारत की ओर कदम बढ़ाते हैं। कि 2 दल, जो सेना का जो 2 दल तैयार किया था, इस 2 दल तैयार करने के बाद ये निशा जनजातियों को भी हराते हैं। निशा प्रदेश है, निशा पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? निशा। और निशा में जितने भी लोग थे, निशा की जो भी जनजातियां थी, निशा जनजाति, निशा पहुंचते हैं। और ये निशा जनजाति के लोग, कहा जाता है कि यहाँ के काफी जनजातियों को इन्होंने मार गिराया और यहाँ से आगे बढ़ते क्रम में यह अश्वक प्रदेश पहुंचता है। अश्वक कहाँ है? निशा के बाद ये कहाँ पहुंचता है? अश्वक। अश्वक प्रदेश पहुंचता है और अश्वक प्रदेश की काफी महिलाओं को इन्होंने मार गिराया था। अश्वक प्रदेश के काफी लोग इनसे डर के मारे अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। बात तो यहाँ तक थी कि जब निशा जनजाति पर इन्होंने आक्रमण किया, तो निशा जनजाति के लोग अपने आप को यूनानी का वंशज बताते हुए, जान बचाना था इन लोगों को, सिंपल सी बात थी, अपने आप को यूनानी का वंशज बताते हुए सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। और सिकंदर धार्मिक बंधुत्व के तौर पर उसके आत्मसमर्पण को स्वीकार करता है और आगे की ओर बढ़ता है। फिर अश्वक प्रदेश पहुंचता है और अश्वक प्रदेश को जीतते हुए अश्वक प्रदेश की अधिकांश महिलाओं की इन्होंने हत्या कर दिया। फिर उसके बाद वजीरा ओरा को जीतते हुए पुष्कलावती पहुंच जाता है। कैसे करता है? वजीरा और ओरा को जीतते हुए यह पुष्कलावती पहुंच जाता है। और इसी पुष्कलावती में इसकी सेना की पहली टुकड़ी, जो हेफस्तियान और पर्डियस के नेतृत्व में भेजा गया था खैबर दर्रे से होकर, यह टुकड़ी पहले से पुष्कलावती पहुंच चुकी थी। और सिकंदर इधर से वजीरा ओरा को जीतते हुए यह भी पुष्कलावती पहुंचता है। दोनों टुकड़ियां वहां पर मिल जाती है। और यहाँ पर एक इतिहासकार आते हैं, हेमचंद्र राय चौधरी, वेरी इंपॉर्टेंट है हेमचंद्र राय चौधरी। इनकी कथन, हेमचंद्र राय चौधरी की बातें पूछा जाता है एग्जाम में कथन के माध्यम से। हेमचंद्र राय चौधरी एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं, हेमचंद्र राय चौधरी कहता है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है, तो उस समय पश्चिमोत्तर भारत में, कहां पर? पश्चिमोत्तर भारत में
28 गणराज्य थे। कितने? 28 राज्य थे। 28 राज्य था, जिसमें 11 राज्य में क्या था? राजतंत्र था, राजतंत्र। और 17 राज्य में क्या था? गणतंत्र था। यह मत किसका है? हेमचंद्र रायचौधरी एक इतिहासकार हैं। ये कहते हैं कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है, उस समय भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में 28 राज्य था सब मिला के, और 28 राज्य में 11 में राजतंत्र था और 17 में गणराज्य था। तो इस प्रकार सिकंदर हिंदूकुश पर्वत पर आ जाता है, और हिंदूकुश पर्वत पर आने के बाद ये कुछ दिनों तक हिंदूकुश पर्वत पर आकर ये विश्राम करता है, खाता पीता है, मजबूत बनाता है अपनी सेना को। इस सेना में इनके लिए घोड़े काफी महत्वपूर्ण थे। तो हिंदूकुश पर्वत पर यह विश्राम करता है, और लगभग 1 से 2 महीना यहाँ पर विश्राम करता है। उसके बाद यह 326 बीसी में भारत में कदम रख देता है, और भारत में कदम रखने के बाद इनका सामना भारत के राजा से होता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल 326 ईस्वी में हिंदूकुश पर्वत पर 1 महीना तक अपनी सेना के साथ विश्राम करने के बाद 326 ईस्वी में यह भारत की ओर कदम बढ़ाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिकंदर जब भारत पहुंच जाता है तो पोरस के साथ इनकी लड़ाइयाँ कैसी होती है, उस लड़ाई की पूरी चर्चा होगी। बाकी इतना चीज़ अगर आपको समझ में आई है तो अच्छी बात है। कोशिश कीजिए चीज़ों को एक एक पॉइंट नोट करने की, काफ़ी फायदा होगा। मिलते हैं कल वाले वीडियो में। सभी को जय हिंद।